I am Dr. Amrita Raghuvanshi, Assistant Professor, Sant तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। यह जो जलवायु विज्ञान है ये भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। भूगोल में हम अपनी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और इसके साथ ही साथ हम वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल का अध्ययन करते हैं। आप जलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल में से किसी एक को भी अलग नहीं कर सकते। अगर इसमें से किसी एक को अलग कर दिया जाए तो संपूर्ण संतुलन बिगड़ सकता है। इसमें हम जो जलवायु विज्ञान पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, जलवायु विज्ञान में आप कह सकते हैं कि जलवायु हमारे संपूर्ण मानव जाति, जैव जाति और पादप जगत को प्रभावित करता है। हमारी संपूर्ण शारीरिक बनावट, मानसिक क्षमता, कार्यकुशलता सब कुछ जलवायु द्वारा ही निर्धारित होता है। यहाँ तक कि मानव की आर्थिक क्रियाएं भी जलवायु द्वारा ही निर्धारित होती हैं। जहाँ जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहाँ का मानव उस प्रकार का आर्थिक कार्य करता है। इसके साथ ही साथ जहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी वहाँ उस प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। यदि आप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जाइए तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर तापमान भी अधिक मिलता है और तापमान अधिक मिलने के कारण वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ की वनस्पतियाँ हमेशा हरी भरी रहती हैं। इसके विपरीत यदि हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ पर तापमान अधिक होता है लेकिन वहाँ पर वर्षा कम होती है। इस कारण से वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो कटीली होती हैं। कटीली होने के साथ ही साथ वो अपनी जड़ों को धरातल में काफ़ी गहराई तक प्रवेश करती हैं, जिससे वो वहाँ से नमी प्राप्त कर सकें। और इसके साथ ही साथ उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मोटी कटीली होती हैं। और इसके विपरीत यदि हम टैगा प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ की वनस्पतियाँ शंक्वाधार वनस्पति पाई जाती हैं, यानी वो शंकु के आकार की होती हैं। ऐसी वनस्पति वहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ हिम क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ की वनस्पति अपने आप को जलवायु के अनुकूल करने के लिए, जलवायु के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस प्रकार की पाई जाती है। इसके साथ ही साथ यदि हम लैंडफॉर्म्स को देखें जो हमारे धरातल पर पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, कहीं न कहीं वो भी जलवायु द्वारा ही प्रभावित होती हैं। जैसे अगर हम शुष्क जलवायु प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ पवन कार्य करती है। वहाँ का स्थल रूप आपके हिमानी जलवायु प्रदेश के स्थल रूप से पूर्णतया विपरीत होगा। अगर आप सागरीय जलवायु प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ का जो स्थल रूप होगा वो आर्द्र जलवायु प्रदेश के स्थल रूप से पूर्णतया भिन्न होगा। इस प्रकार से जलवायु सिर्फ वनस्पति या मानव को प्रभावित नहीं करती, बल्कि वो उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीव जंतु को भी प्रभावित करती है। और जीव जंतु अपने जलवायु के साथ, अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने स्वयं को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं। इसके पश्चात जलवायु विज्ञान में दो महत्वपूर्ण वर्ड आते हैं, वो है जिसमें पहला है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। वेदर मौसम। आइए हम जानते हैं मौसम क्या है। मौसम एक बहुत छोटा शब्द है और जलवायु भी एक छोटा शब्द है और दोनों लगते तो समानार्थी हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। कैसे? मौसम एक छोटी अवधि का सूचक है, एक लघु अवधि का सूचक है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं हैं, आप क्लाइमेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो एक आम आदमी भी ये जानता है कि मौसम अभी जैसा है
वैसा कल नहीं होगा। कल तो छोड़िए, अभी इस वक्त जैसा मौसम है वो 2 घंटे बाद होगा, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। यानी मौसम क्षण प्रतिक्षण बदलने वाली वायुमंडलीय दशाओं का सूचक होता है। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही हो और आप पसीने से भीगे हों, अचानक से ठंडी पवन चल जाए और हल्की वर्षा हो जाए तो आप कहते हो, हम कहते हैं कि आज का मौसम बड़ा सुहावना हो गया। इससे क्या प्रदर्शित होता है कि मौसम क्षण प्रतिक्षण बदलने वाली एक वायुमंडलीय दशा है। वेदर इज द सम total of the atmospheric variables at given place for a brief period of time. It is an everyday experience. किसी स्थान की अल्पावधिक वायुमंडलीय दशाओं के संपूर्ण योग को मौसम कहते हैं, जो दैनिक अनुभव को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हुआ मौसम। अगर आप सारांश में देखिए तो मौसम एक लघु प्रदेश के लघु काल को प्रदर्शित करने वाली वायुमंडलीय दशाओं का सूचक है। इसके पश्चात हम आते हैं क्लाइमेट पर। जलवायु। जलवायु क्या है? जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का सूचक है, या आप यूँ कह सकते हैं जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का सूचक है। इसे आप क्षण प्रतिक्षण नहीं बदल सकते, बल्कि ये कई वर्षों का प्रतिफल होता है। आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास बिटवीन द अर्थ and the atmosphere or a long period of time result in condition which we call climate. इस प्रकार से आपने देखा कि जलवायु एक दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा का सूचक है, साथ ही साथ वो एक विस्तृत प्रदेश का सूचक भी है। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 31 वर्ष के मौसम के औसत को जलवायु के रूप में प्रदर्शित किया है। फिर हम आते हैं जलवायु विज्ञान पर, अपने टॉपिक पर। जलवायु विज्ञान क्या है? हमने मौसम देखा, जलवायु देखा, तो जलवायु विज्ञान में हम वायुमंडलीय दशाओं का ही अध्ययन करते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि यह एक क्रमबद्ध विज्ञान है जिसमें वायुमंडलीय तत्वों के वितरण एवं प्रक्रियाओं तथा विश्व में जलवायविक दशाओं में विविधता का अध्ययन किया जाता है। अगर आप जलवायु विज्ञान के हिंदी शब्द को देखिए तो जल, वायु और विज्ञान, इसमें 3 वर्ड आते हैं। जल यानी वायुमंडल में, संपूर्ण वायुमंडल में जल का विभिन्न रूप, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, जैसे बादल है, वर्षा है, हिमवर्षा है, ओस है, कोहरा है, विद्युत चमक है, इंद्रधनुष है जैसी घटनाओं का सूचक है। उसके पश्चात आता है वायु। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का अध्ययन है। विज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन करना, यानी जल के विभिन्न रूपों और विभिन्न प्रकार की गैसें जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, इन सभी का हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें और इस साथ ही साथ उनका संपूर्ण जैव मंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात हम आते हैं जलवायु विज्ञान के विकास पर। हर वर्ड का, हर तथ्य का कहीं न कहीं विकास होता है। किसी का जन्म होता है लेकिन उसका विकास अचानक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो क्रमानुसार होता है।
लेकिन अगर आप जलवायु विज्ञान को देखिए तो इसका विकास तो क्रमानुसार हुआ है। इसके साथ ही साथ यह एक स्थिर विषय नहीं है, बल्कि यह एक प्रगतिशील विषय है, एक परिवर्तनशील विषय है, जिसके विषय क्षेत्र में निरंतर कुछ न कुछ नया जुड़ता जाता है। अगर हम इसके विकास को देखते हैं तो प्रारंभ में जलवायु विज्ञान के विषय में हमारे पास सिर्फ वर्णनात्मक स्वरूप ही विद्यमान है, यानी प्रारंभ में कोई भी यंत्र ऐसा नहीं बना था, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना था जिसके द्वारा हम जलवायु को, क्लाइमेट को जान सकें। जैसे अगर हम अपने भारतीय संस्कृति में देखें तो जो वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, यदि आप उसका अध्ययन करते हो तो उसमें भी आप पाते हो कि वहाँ भी जलवायविक तत्वों का वर्णन हुआ है। जैसे अगर आप तापमान, वर्षा, पवन, आर्द्रता को मानते हो कि अगर ये जलवायविक कारक हैं तो कहीं न कहीं सूर्य को ताप का देवता माना गया है, इंद्र को तूफान का देवता माना गया है, आपके पवन को पवन देव माना गया है। यानी हर फैक्टर्स को कहीं न कहीं या हर एलिमेंट्स को क्लाइमेट के कहीं न कहीं किसी न किसी देवता का ही रूप दिया गया है, जिसमें सबसे प्रधान कौन है? सूर्य देवता। सूर्य देवता ये हमारे जलवायु के प्रधान स्रोत माने गए हैं। इसके पश्चात यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 400 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेटस ने जलवायु विज्ञान के बारे में एक विवरण प्रस्तुत किया जिसका नाम था एयर, वाटर एंड प्लेसेस। इसी कड़ी में अरस्तु एवं थियोफ्रेटान महोदय ने भी अपना जलवायु विज्ञान से संबंधित कुछ विवरण प्रस्तुत किया। लेकिन ये क्या था? ये एक विवरणात्मक वर्णन था, किसी यंत्र के द्वारा मापा गया कोई वर्णन नहीं था। इसके पश्चात 1400 वर्ष तक बिल्कुल जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में शांति या आप कह सकते हो मौन रहा, किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन कार्य नहीं हुआ। उसके पश्चात यह 1400 वर्ष बाद यह मौन टूटा और 15वीं शताब्दी में कार्डिनल डी कुसा महोदय ने ऊनी गेंद के माध्यम से आर्द्रता का मापन किया, उष्ण, आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्रों के रूप में। उसके पश्चात गैलीलियो और उनके शिष्यों के माध्यम से जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। गैलीलियो ने 1593 ईस्वी में तापमापी यानी थर्मामीटर का निर्माण किया और 1643 में टॉरिसेली महोदय ने प्रथम पारायुक्त बैरोमीटर का निर्माण किया। 1648 में पेरियर्स महोदय ने उस बैरोमीटर्स के सहायता से यह बताया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुदाब कम होता जाता है। उसके पश्चात 1650 से 1850 का जो समय था वो तीव्र गति से यांत्रिक विकास का काल माना जाता है। आइए फिर हम आगे देखते हैं कि 1635 में ह्यूजन महोदय ने थर्मामीटर के आधार पर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का निर्धारण किया। उसके पश्चात 1714 में जर्मन वैज्ञानिक डेनियल फ़ारेनहाइट ने तापमान मापने के लिए फ़ारेनहाइट मापक का निर्धारण किया, जो अधिकांशतः आंग्ल भाषी राष्ट्रों में प्रयोग होता है। स्वीडन के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एंडर्स सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में सेंटीग्रेड मापने का निर्धारण किया। 1847 में वीडी महोदय ने एनीरायड बैरोमीटर का आविष्कार किया। उसके पश्चात 1850 में समुद्री मार्गों की खोज पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इसके साथ ही साथ क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि तब तक
थर्मामीटर, बैरोमीटर जैसे अनेक यंत्रों का निर्माण हो चुका था। इसके साथ ही साथ 1850 में पवनों एवं महासागरीय धाराओं का मानचित्र भी बनाया जाने लगा। साथ ही साथ समुद्रों में आने वाले जो तूफान होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाने लगा। इसी समय 1856 में जो पवन चलती है उसके संदर्भ में फेरल महोदय ने वायु संचरण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम फेरल के नियम के नाम से जानते हैं। फिर 1860 में बायस बेलेट महोदय ने भी वायु के संचरण के संबंध में नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम बायस बेलेट के नियम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात का जो समय था वो तीव्र यांत्रिक विकास का काल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में अनेक शोध एवं अनुसंधान कार्य प्रारंभ किए गए। वर्तमान युग में आप या हम जलवायु से संबंधित अनेक आंकड़े या अनेक घटनाएं जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिसमें हमारी मदद करता है वर्तमान समय में बनाए गए अनेक यंत्र। जैसे आज हम वायुमंडल में जाने वाले रॉकेट, जेटयान, अंतरिक्ष यान और गुब्बारों के माध्यम से यह जान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में किस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली हैं या हमारे महासागरीय क्षेत्रों में किस प्रकार के तूफान आने वाले हैं, और हम अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। ये तो हुआ जलवायु विज्ञान के विकास का समय या काल। अब हम देखते हैं कि हम जलवायु विज्ञान में किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वायुमंडल। वायुमंडल हमारे जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। वायुमंडल कहाँ है? वायुमंडल ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपरी सतह पर ही हमारा वायुमंडल विद्यमान है। हमारे वायुमंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी या हमारा अर्थ वसुंधरा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक विकसित जैव जगत भी पाया जाता है। वायुमंडल का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है? हमारा जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है या विभिन्न प्रकार की गैसें इसमें पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जलवाष्प एवं धूल के कण भी पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर, हमारे वायुमंडल की संरचना कैसी है? हमारे वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है या जो संरचना है वो 5 भागों में उसको डिवाइड किया गया है या 5 परतों में पाया जाता है, जिसमें जो हमारी पृथ्वी के सबसे पास है इसे हम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। हर लेयर का, हर परत का अपना एक महत्व है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई लेयर है, कोई परत है, तो वो हमारा ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल है, क्योंकि समस्त वायुमंडलीय घटनाएं जो हम पृथ्वी से देखते हैं वो इसी मंडल में घटित होती हैं। फिर हमारा टॉपिक है इंसोलेशन, सूर्यातप, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन सूर्यातप सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जो ऊर्जा है, उसे ही सूर्यातप कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी को प्राप्त होती है। यानी आप कह सकते हो कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? सूर्य ही है। इसलिए हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि सुबह उठकर सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार कीजिए और साथ ही साथ सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य देवता प्रसन्न रहेंगे तो हमारी पृथ्वी हमारे लिए स्वर्ग से खूबसूरत रहेगी। इसके साथ बाद हम आते हैं कि जो सन है, जो भी
वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी वहाँ से आने वाली जो रेज़ है, वो तरंगे हैं, वो उतनी ही लघु या छोटी होंगी। सूर्य से जो लघु तरंगे हमारी पृथ्वी पर आती हैं वो संपूर्ण हमारी पृथ्वी पर नहीं आती, बल्कि क्या होता है, बहुत सारा उसका जो अंश है या प्रतिशत है वो वायुमंडल से वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, वो हमारी पृथ्वी को नहीं मिलता। अगर 100% मिलने लगे तो हमारी पृथ्वी स्वयं एक सूर्य आग का गोला बन जाएगी, और जो हमारी पृथ्वी तक जो भाग सूर्य तप का आता भी है उसे पृथ्वी अपने पास नहीं रखती। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी, हम पृथ्वी पर रखते हैं, हम पृथ्वीवासी हैं, तो हमें जिसने जो दिया है हम उसे वापस कर देते हैं। पृथ्वी भी वही काम करती है, तेरा तुझको अर्पण, तुमने जो हमें दिया हम उसे तुम्हें वापस करते हैं, जिसे हम किस में पढ़ते हैं, हीट बजट के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर हमारा टॉपिक आता है टेम्परेचर, तापमान। सूर्यातप जो हमें प्राप्त होता है उससे हमारे वायुमंडल का जो तापमान है वो स्थान स्थान पर भिन्नता लिए हुए होता है। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य से जो पृथ्वी के जिस क्षेत्र पर सीधी रेस पड़ती है, सीधी किरणें आती हैं, वहाँ पर सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, बल्कि जहाँ पर सूर्यातप की तिरछी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहाँ पर कम ऊष्मा मिलती है या कम तापमान रहता है। तो जहाँ पर अधिक ताप मिलता है वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जैसे आपका पोलर एरिया है, आप कह सकते हो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ध्रुवीय क्षेत्र, वहाँ पर आपकी क्या है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर सूर्यातप कम पाया जाता है और तापमान कम होता है। इसके बाद हम देखते हैं एयर प्रेशर। कहीं ना कहीं सारे टॉपिक एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, परंतु जहाँ पर जैसा तापमान होगा वहाँ पर वैसा ही वायु दाब भी पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ टेम्परेचर, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, हाई टेम्परेचर है। अगर हाई टेम्परेचर है तो एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, यानी हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर, और जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा यानी कम जलवायु होगी, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाता है। और विंड्स पवनें क्या हैं, पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स और प्रिसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी, जब पवन चलती है तो उसके मार्ग में जल क्षेत्र भी है। पृथ्वी पर सिर्फ स्थल तो नहीं है, बल्कि यहाँ पर जल क्षेत्र भी पाया जाता है। जब पवनें उस जल क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं तो वो अपने साथ क्या लेती हैं, वो जल क्षेत्र उष्मा के जलवाष्प के रूप में बदल जाता है और उसमें विंड्स के साथ आगे बढ़ता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने देखा भी था कि एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, उसमें जलवाष्प की मात्रा भी पाई जाती है। फिर जब ह्यूमिडिटी आई पवन में तो पवन क्या हुई, संवहन धाराएं चलती हैं, आपको पता ही है ट्रोपोस्फियर में, तो वो जलवाष्प ऊपर उठता है और क्लाउड का निर्माण होता है। हालांकि ये क्लाउड का निर्माण ट्रोपोस्फियर में होता है, क्लाउड का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। और जब यहाँ संघनन की क्रिया हो जाती है तो जो जलवाष्प है वो पुनः द्रव रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है और वर्षण के रूप में वो पुनः धरातल पर वापस आ जाती है। और वो वर्षा सिर्फ जल क्षेत्र पर नहीं होता कि हम वाटर बॉडी से ही उठे थे तो हम वाटर में ही जाकर मिलेंगे, बल्कि वो संपूर्ण धरातलीय सतह पर होती है। साइक्लोन और एंटीसाइक्लोन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है जलवायु विज्ञान का। इसका हम वृहद अध्ययन इसके पर्टिकुलर इसके टॉपिक में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें इतना जानना जरूरी है कि जब दो विपरीत वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर चक्रवात का उत्पन्न होता है। चक्रवात मुख्यतः आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और आपके 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयर मास, वायु राशियाँ। वायु राशि का भी एक प्रकार का
वायु राशियों में आप कह सकते हो कि वायुमंडल में ऊंचाई पर एक विस्तृत प्रदेश में एक प्रकार का तापमान और आर्द्रता, यानी तापमान और आर्द्रता में उसमें समानता पाई जाए तो वहाँ पर एक विस्तृत वायु राशि का निर्माण होता है। इसको भी हम इसके अलग से चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जलवायु वर्गीकरण। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अभी तक जितना भी हमने अध्ययन किया उसमें हमने एक चीज़ जाना कि हमारी पृथ्वी पर प्रत्येक जगह, चाहे वो तापमान हो या आपका वर्षा हो या आर्द्रता हो या पवन हो, एक समान नहीं है, बल्कि उसमें असमानता पाई जाती है। असमानता क्यों पाई जाती है? सूर्य के कारण, देवता के कारण, प्रधान देवता हैं, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इनके कारण इसमें विभिन्नता पाई जाती है। यदि आप देखिए तो आपके 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो तापमान होगा या वहाँ जो वर्षा का औसत होगा या वहाँ जो आर्द्रता होगी या उस बेल्ट में जो पवनें चला करती हैं वो आपके ध्रुवीय क्षेत्रों से या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की पवनों, तापमान, आर्द्रता से अलग होती है। उसमें पर्याप्त विभिन्नता होती है। इसके साथ ही साथ आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाओ, आप स्टेपी जलवायु प्रदेशों में चले जाओ, आप मानसूनी जलवायु प्रदेशों में चले जाओ, सबका अपना अपना एक अलग, आप कह सकते हो, एक अलग विश्लेषण किया जाता है, अपनी अलग विशेषता होती है। इसलिए हम संपूर्ण विश्व का एक साथ जलवायु अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि उनको छोटे छोटे प्रदेशों में बांट करके उनका अध्ययन किया जाता है। वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप, विश्व में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं और इसके अंतर्गत हम मुख्यतः कोपेन, थानथ्वेट एवं त्रिवार्था महोदय द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, यानी व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। ये तो आप देखिए, ये शब्द ही सबसे अलग है। अप्लाइड, व्यवहारिक शब्द। किसी भी सब्जेक्ट का आप जब अध्ययन करने चलते हो तो वो 2 रूपों में किया जाता है, एक सैद्धांतिक रूप और दूसरा व्यवहारिक रूप। सैद्धांतिक रूप में आपने क्या किया? सैद्धांतिक रूप में आपने एटमॉस्फेयर से लेकर के वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप तक का आपने सैद्धांतिक अध्ययन किया। इसमें आपने देखा कि कुछ नियम प्रतिपादित किए गए, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उसे प्रमाणित किया गया। लेकिन जो अप्लाइड आपका क्लाइमेटोलॉजी है, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में हम इन समस्त तत्वों का, इन समस्त, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, इंसोलेशन हो, टेम्परेचर हो, विंड्स हो, क्लाउड हो, प्रेसिपिटेशन हो, साइक्लोन हो या आपका वर्ल्ड टाइप क्लाइमेट हो, इन सब का हम किस प्रकार से अध्ययन करें कि इसका अधिक से अधिक मानव कल्याण में उपयोग किया जा सके। क्योंकि हर सब्जेक्ट का कहीं न कहीं कुछ न कुछ उपयोगिता भी होती है और जलवायु की तो पूरी उपयोगिता है, क्योंकि हमारी जलवायु ही हमारी पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने में मदद कर रही है। और ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि हम अगर सुखपूर्वक इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो अपने वायुमंडल के कारण ही रह रहे हैं। इस प्रकार से शायद हम लोगों ने जलवायु विज्ञान का एक वृहद अध्ययन किया कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी का अलग अलग अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।